कुछ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, ठीक है, चाहता होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एटम चाहता क्या क्या नहीं। सर से बोल को बंदा इधर वीडियो के साथ रखवा दीजिए। अब जो मैंने अगली बात आपसे भी करनी है वो क्या है, वो ये है कि जब हम कहते हैं जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो एटम का जो न्यूक्लियस है आपने पढ़ा है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपने पढ़ा है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये भी आपने पढ़ा है। कौन सी वाली होती है? इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज दोज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर आपने पढ़ा, हाँ इतना तो पता है कि जैसे जैसे दूर जाते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है। हमने तो इवन ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस है इट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द वैलेंस शेल, उससे भी दूर तक है। इवन उसके बाहर भी कोई इलेक्ट्रॉन हो तो उसको भी न्यूक्लियस क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट कर कर अपने शेल की तरफ, मतलब अपने एटम की तरफ, अनलेस अनटिल वो किसी और के इन्फ्लुएंस में हो, अनलेस अनटिल वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन किसी और के इन्फ्लुएंस में हो। अगर अकेला पड़ा है तो शायद कोई भी एटम उसको क्या कर लेगा? उसको खींचकर अपनी तरफ ले आएगा। तो खींचकर अपनी तरफ ले आना ये तो न्यूक्लियस खुद कर लेगा, ये वाला काम तो न्यूक्लियस खुद ही कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी किसी भी एटम का न्यूक्लियस, इवन मेटेलिक एटम्स का न्यूक्लियस क्या कर सकता है? इवन वो भी किसी अपने वैलेंस शेल से बाहर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको भी खींचकर अपने अंदर खुद भी ला सकता है, लेकिन उसकी आदत नहीं है। मेटल्स की आदत क्यों नहीं है? उसको पता है भाई हमने इससे जान छुड़ानी है, हम उसको खींच कर क्यों अपना टाइम जाया करें। खैर केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, अभी मिक्स होगा कि क्या ज्यादा बेहतर है, क्या कम बेहतर है, क्या एक्सोथर्मिक है, क्या एंडोथर्मिक है, क्या फीजिबल है, क्या नॉट फीजिबल है। ये सारी साइंस एटम्स जो है वो लगा रहे होते हैं। एटम्स ने क्या क्या साइंस लगानी है? फिजिबिलिटी चेक करनी है उसने कि मेरे खींचने से क्या होगा। मैं अगर उस इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपने वैलेंस शेल में ले आता हूं तो क्या मुझे कोई फायदा भी होगा कि नहीं होगा, या मुझे उल्टा नुकसान होगा? ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में न्यूक्लियस भी सोचता होगा या एटम भी सोचता होगा, लेकिन मैं इस वक्त सारों को तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक फैक्टर पढ़ाऊंगा। मैं बात बताना कुछ और चाहता था, मैं चला कहीं और गया हूं। बताना मैं ये चाहता था कि इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस है वो खुद ब खुद नहीं हो सकता, जिसके समझाने के लिए मैंने क्या कह दिया, हाँ गेन शायद खुद ब खुद हो जाए। गेन खुद ब खुद किस बुनियाद पर हो जाए? मैंने एक बुनियाद बनाई कि न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसके इर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उस फील्ड की जो कहां तक है वो फील्ड, वो अपने एटम की बाउंड्री तक तो है ही है, अपने एटम के वैलेंस शेल तक तो है ही है, उससे थोड़ा सा बाहर भी है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा बाहर है, लेकिन हाँ जितना दूर जाएंगे उतना क्या होगा, उतनी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जाएगी। लेकिन वीक स्ट्रेंथ एग्जिस्ट तो करेगी ना, तो वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो उसको न्यूक्लियस के अंदर खींचने की ताकत होगी। अच्छा ठीक है, ये तो उसके अंदर अपनी एक ताकत है, खींच रहा है, खींच के क्या पता उसको गेन कर ले। तो अगर वो कहता है जी गेन करने के बारे में कोई जुमला इस्तेमाल करता है, सर जी एटम्स खुद ब खुद ही गेन कर लेते हैं, हाँ मैं मानने को तैयार हूं, मैं मानने को तैयार हूं कि एटम्स क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खुद ब खुद ही गेन कर लेंगे। और क्या पता खुद ब खुद ही जब गेन कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। वैसे एनर्जी रिलीज हो रही होगी या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं। पहले मैंने कहा गेन करते वक्त क्या हो सकता है, खुद ब खुद हो सकता है। लेकिन जब लॉस की बारी आएगी, मिसाल लेते हैं सोडियम की मिसाल लेते हैं, एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1, वैलेंस शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 1। क्या वो 1 इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल फील्ड में से निकल चुका है तो खुद ही लूज हो जाएगा? नहीं, वो किसकी फील्ड में? वो तो न्यूक्लियस की फील्ड में है, तो न्यूक्लियस तो उसको पुल कर रहा है। वो न्यूक्लियस का एक चार्ज होता था, न्यूक्लियर चार्ज, उसका एक इफेक्ट होता था, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था? वो पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पुल नहीं कर रहा? कर रहा है। कैसे लूज होगा? खुद ब खुद तो नहीं होगा। क्या होगा? उसको न्यूक्लियस क्या कर रहा है भाई? सर उसको न्यूक्लियस खींच रहा है अपनी तरफ, तो किस खुशी में कैसे लूज होगा? वो न्यूक्लियस की तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बीच में, ठीक है। बेशक एटम कह दे कि यार उसको लूज कराओ तो मैं स्टेबल होऊंगा,
मतलब बेशक सोडियम का एटम ये कह दे यार ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको लूज कराओ, इसको लूज करोगे तो क्या होगा, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी होगी, तो क्या होगा, तो मैं स्टेबल हूंगा। मान लेता हूं इस बात को। तो फिजिक्स भी तो किसी खाला का नाम है ना, वो बीच के बीच में एक फोर्स भी तो है ना, तो उस फोर्स को कैसे इग्नोर मारें? मतलब उस फोर्स को कौन खत्म करेगा, कौन ओवरकम करेगा? क्या करना पड़ेगा सर जी? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? उस फोर्स को तोड़ने के लिए वो जो न्यूक्लियस के दरमियान में और वैलेंस शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान में जो फोर्स मौजूद है, उस फोर्स को क्या करें? तोड़ना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तब आप क्या कहेंगे? हाँ, तब सर जी वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब मैं फॉर्मिंग अ कैटाइन की बात करूंगा, दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मुझे लगता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्ड बहुत ऑर्डिनरी वर्ड है, इसको मुझे करेक्ट करना चाहिए। करेक्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ताकि लफ्ज में क्या फीलिंग आए कि खींचा है किसी ने, हटाया है किसी ने, तोड़ा है किसी ने, रिमूव किया है। तो रिमूव करने में क्या होगा? एनर्जी लगेगी। रिमूव करने के लिए क्या होगा? तो जब एनर्जी लगेगी तो कितनी एनर्जी लगेगी? जितनी एनर्जी लगेगी उसका नाम क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी। किसी को मतलब मसला रही इस बात से? तो बुनियादी तौर पर मैंने क्या कहा है? मैंने कहा प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आयन में अगर मैं कैटाइन की बात करूं, पॉजिटिवली चार्ज आयन की बात करूं, उसको फॉर्म करने की बात करूं, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने की बात करूं, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, आई थिंक उस इलेक्ट्रॉन के लॉस को या लूज या लॉस नहीं कहना चाहिए, बल्कि क्या कहना चाहिए? रिमूव कहना चाहिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? रिमूवल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये जो लफ्ज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन को हटाना है, इस लफ्ज से खुद ब खुद जाहिर हो गया है कि सर जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या होगा? एनर्जी तो जरूर रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी। और वो किस चीज को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड होगी? वो इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए या उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए या ब्रेक करने के लिए आई बिलीव क्या चाहिए होगा? एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तो आई थिंक वो जो एनर्जी का लफ्ज है आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ लफ्ज आयनाइजेशन के लफ्ज के साथ एनर्जी का लफ्ज किस खुशी में जोड़ा गया है? वो इस खुशी में जोड़ा गया है कि सर ये जो आयन बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, आयन बनाने वाला प्रोसेस है, आयन कैटाइन बनाने वाला प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो उस एनर्जी को हमने, तो व्हाट इज दिस एनर्जी? वैसे एनर्जी होती क्या है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू। अगर मैं कहूं, पहले मैं लिखूं एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज द एबिलिटी टू डू व्हाट? टू डू वर्क। कौन सा वर्क कराना है हमने? इस वक्त हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने वाला वर्क कराना है। ठीक है बेटा, एक काम करो, वो चेयर उठा लो वहां से। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है जी? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए वर्क करना है। या इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, उसको उसके इन्फ्लुएंस से निकालने के लिए वर्क करना है। ठीक है, ये जिस फोर्स के अंदर पहले से वो है, उस फोर्स को तोड़ने के लिए वर्क करना है। तो आई थिंक मैं उस वर्क को क्या कहूंगा? हमने कहा एनर्जी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। और कौन सा वर्क करना है? हम कहेंगे, या तो कहेंगे वर्क इज डन। वैसे आपने ओ लेवल में क्या पढ़ा था? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ। अगर मैं कहूं वर्क इज डन टू ब्रेक अ फोर्स एंड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट, तो गलत है। तब भी तो वर्क डन होता है ना। एक तो आपने वर्क पढ़ा जी, जब मैकेनिक्स वाला वर्क, गाड़ी पे धक्का लगाओ तो गाड़ी चलेगी तो वर्क होगा। दो चीजें चिपकी हो तो उसको तोड़ने के लिए भी क्या होता है? उसको तोड़ने के लिए भी तो वर्क चाहिए होता है। वर्क इज डन टू क्या? टू ब्रेक अ फोर्स। क्या जनाब साहब? इफ आई से वर्क इज डन टू व्हाट? वर्क इज डन टू ब्रेक अ फोर्स, जिसको आप कहेंगे एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू व्हाट? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस।
तो आई थिंक मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वर्क इज डन और एनर्जी इज रिक्वायर्ड एक ही बात है। To remove an electron from the influence, energy is required to remove an electron from the valence shell या from the influence of the nucleus. Energy is required to remove an electron from the influence of the nucleus. वैसे what is the influence of the nucleus? There is an electrical force of attraction between the nucleus and the valence electron. तो उसको तोड़ने के लिए या तो कहते हैं energy is required to remove an electron या लिख रहे हैं energy is required to break the force between क्या? To break the electrical force between the nucleus and the, तो I think हम remove an electron वाली इस पूरी फ्रेज की जगह कह सकता हूं मैं, energy is required to what? To break the electrical force, to break the electrical force, break या overcome, break भी हो सकता है या overcome भी हो सकता है, to break या overcome the electrical force of attraction between the nucleus and the valence क्या? Valence electron. Energy सुन लें energy is required to break या overcome the electrical force of attraction between the nucleus and the valence electron. ये लिखने के बाद मैं चलता हूं आपकी बात की तरफ प्लीज। हाँ, बस वो जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है इधर दरमियान में एनर्जी दे रहे हैं, इनके दरमियान में एक फोर्स है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। आपका इससे आगे एक लफ्ज था, 2 मिनट रुकेंगे प्लीज। आपने क्या बोला? एक्साइटेड समथिंग। एग्जैक्टली हमने पढ़ा है कि हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? लोअर एनर्जी लेवल से उठकर हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। यू नो व्हाट इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल? इट इज इंफिनिटी। इट इज आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। When you are outside the influence of the nucleus, where are you? You are at the highest energy level. मतलब आप निकल ही हैं, आप उसमें से देखें उसको ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि आपने कहीं ना कहीं, वो कहते हैं सर हमने एक लफ्ज पढ़ा था एक्साइटेशन, जिसमें वैसे तो हमने कहा था वो कॉपर और क्रोमियम के केस में नीचे से जो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजा था वो नीचे से ऊपर नहीं भेजा था, वो कुछ बिफोर फिलिंग और आफ्टर फिलिंग का एक मसला चल रहा था, तो वो खुद ब खुद ही नेचुरली ऊपर नीचे ऑर्बिटल्स हो रहे थे। कार्बन के केस में मैंने एक सिचुएशन क्या पढ़ाई थी? एक्साइटेड स्टेट वाली, जिसमें मैंने क्या कहा था कि अगर आप कोई एनर्जी दें, कोई रोशनी दें, कोई लाइट एनर्जी दें, कोई हीट एनर्जी दें, कुछ भी दें, कोई इवन शायद फोटॉन्स का लफ्ज शायद इस्तेमाल हुआ होगा, वैसे हमारा लफ्ज नहीं, बस एनर्जी दे दें किसी भी शक्ल में, एनर्जी दे दें, तो क्या पता कोई इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पे चला जाए। वो तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। मैं किस लेवल से किधर भेजना चाहता हूं? मैं तो उसको वैलेंस शेल के लेवल से आउट ऑफ द न्यूक्लियस भेजना चाहता हूं, बिल्कुल ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना चाहता हूं। इतना ऊपर, कितना हायर, इतना हायर, इतना हायर कि आप कहें सर जी आउट ऑफ द फील्ड। ठीक है, जैसे नहीं होता जमीन की फील्ड है, ये किधर है? ऊपर 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 ऊपर, कितना ऊपर? क्या होगी इसकी हाईएस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सर जी इसकी हाईएस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी व्हेन इट विल बी आउटसाइड द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। बिल्कुल ही अर्थ की ग्रेविटी से निकाल दें, जितना अर्थ के करीब होगा इट विल हैव द लोवेस्ट जीपीई। जितना ऊपर लेके जाते जाएंगे इसकी जीपीई बढ़ते 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 इंफिनिटी पे ले जाएंगे तो जीपीई हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? सिमिलरली वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर आप एनर्जी देते देते इधर से इधर, इधर से इधर, इधर इधर इधर, किधर बिल्कुल ही पक्का पक्का ही निकाल दें, तो पक्का पक्का ही पूरे पूरे ही निकाल दें, तो जिस लेवल पे वो था, ग्राउंड स्टेट पे वो था, ग्राउंड स्टेट से लेकर इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए, मतलब वैलेंस शेल से लेकर आउट ऑफ द एटम लेके जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। योर क्वेश्चन?
काफी सारा लिंक्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है। कहते हैं सर क्या इस ये जो आप एनर्जी की बात समझा रहे हैं, अगर कोई मेटल्स का रिएक्शन है जिसमें मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है तो वहां पर हम कहते थे कोई एक्टिवेशन एनर्जी होती है। कहते हैं सर क्या इसका ताल्लुक एक्टिवेशन एनर्जी के साथ है? जी बिल्कुल होगा। जब किसी भी रिएक्शन के स्टेप्स पढ़ाऊंगा तो देखेंगे पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है। इतना एनर्जेटिक्स आपने पढ़ा है कि कुछ ना कुछ एनर्जी दी जाती है टू ब्रेक द पुराने वाले बॉन्ड्स, कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो आई थिंक आपने तो शायद सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए पढ़ा है कि आपने एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ कौन सी ली होगी, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये वाली एग्जांपल कराते हैं ओ लेवल के एक्सो में कि मीथेन के 4 बॉन्ड्स तोड़ने हैं, ऑक्सीजन का O डबल बॉन्ड O तोड़ना है, तो बनेगा क्या, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी। तो हमने हाँ कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए पढ़ा है। लेकिन बेटा कोई भी बॉन्ड हो, चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे आयनिक बॉन्ड हो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे मेटालिक बॉन्ड हो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे कोई भी बॉन्ड हो। बॉन्ड होता क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड कहते हैं। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान में है तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में है आफ्टर शेयरिंग तो कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई एंड द नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में है तो उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी न्यूक्लियस की अपने ही किसी इलेक्ट्रॉन के साथ है तो उसको बॉन्ड तो नहीं कहते, उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कहते हैं। ठीक है जी। तो उसको तोड़ने के लिए चाहे वो जो भी बॉन्ड है, चाहे वो जो भी फोर्स है, तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है जनाब साहब। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो है वो इसको होना किधर चाहिए था, एग्जैक्टली किधर होना चाहिए था? एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में। इसको किधर होना चाहिए? इसको तो एक्सो एंडो में होना चाहिए था। वहां तो आएगा ही आएगा, वहां तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी एकदम से आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक यहाँ क्या कर रहा है, एनर्जी की साइंस यहाँ किधर से आ गई है? बेटा जी देखिएगा, मैं इस टॉपिक को जब एंड करूंगा तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एंड करूंगा। ठीक है। आपने एटम पढ़ा, आपने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पढ़े, आपने इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिगरेशंस की, आपने वैलेंसीज देखी, लूज करने की बातें की, गेन करने की बातें की, शेयर करने की बातें की। उनमें से हमने सबसे पहले किसको पकड़ लिया? लूज करने को। अब लूज करने का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ एनर्जी इन्वॉल्व है, उस एनर्जी को पढ़ेंगे। एनर्जी को पढ़ते पढ़ते मैं मानता हूं कि एनर्जी नहीं पढ़नी चाहिए थी। हमें एटम पढ़ लिया है, आयन का मतलब क्लियर हो गया, सीधा सीधा मॉलिक्यूल पे जाना चाहिए। लेकिन जब मैं आयन की कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं आयन या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आपको कल परसों एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज बताई हैं, इसी तरह जब मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ वैल्यूज हैं वो वैल्यूज बताऊंगा तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उन वैल्यूज को देखकर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पर और यकीन मजबूत होता जाएगा। ठीक है जी। आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज का एक ट्रेंड होगा, उस ट्रेंड को देखकर जो आपने पीछे एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ये लेवल इधर है तो ये लेवल इधर है तो ये लेवल इधर है, वो एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा हमारा अगर हम ये वाली एनर्जी समझ लें तो। इसलिए इसको यहां पढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज आई थिंक इसको एक्टिवेशन एनर्जी वाले चैप्टर के पास होना चाहिए था, वहां जाके हम केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ते। मैं अभी आपको पूरे रिएक्शन की एनर्जेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको रिएक्शन के साथ रिलेट नहीं करूंगा इस बात को, मैंने उसको सीधा सीधा एटम के साथ रिलेट। अब देखें ना, चैप्टर का नाम अभी भी क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक टॉपिक है, कौन सा वाला? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब ओ लेवल का चैप्टर तो नहीं है कि परे मार दो सर, न्यूक्लियस समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन समझ आ गया, शेल समझ आ गया, काम खत्म। ठीक है जी। ये ए लेवल का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यहां तो वो एक एक बात के साथ गहराई में डिस्कशन होगी। ठीक है। हमने किस किस चीज को गहराई से पढ़ा वो आप देख सकते हैं। इवन मैंने कोई कितने सफे कल भेजे हैं, मैंने आपको रात को कहीं नोट्स भेजे हैं, कितने पेजेस थे? 48 समथिंग। तो मैंने अभी तक एक चैप्टर भी खत्म नहीं किया, 48 या 40 पेजेस तो मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है। तो दिस इज दैट एडवांस लेवल का नॉलेज जो है वो हमारा इतना ज्यादा है, ठीक है, कि एक एक बात के पीछे पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। ठीक है तो वही एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है तो वही ओ लेवल वाली बात ही है, लेकिन अब बातें इतनी ज्यादा हैं, बातें उसमें बयान करने वाली, समझने वाली, एब्जॉर्ब करने वाली इतनी ज्यादा हैं कि हम क्या करें, हमें उतनी डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है।
तो चल रहे हैं अभी भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की ही डिटेल में जा रहे हैं। अदरवाइज ओ लेवल का एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमें वैसे ही पहले से आता है, उसको तो मैंने यहाँ पे अगर रिवाइज किया भी है तो बहुत थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया होगा। खैर जो भी है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर पहले चैप्टर के 50 सफ़े लिखवाऊंगा तो मैं हर चैप्टर में 50 सफ़े लिखवाऊंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। मैं हमेशा से ना एक कॉन्सेप्ट्स की जो मेरी बिल्डिंग है वो पिरामिड की शेप की है। ये पिरामिड क्या होता है सर? वो सिर्फ पिरामिड तो होता ही नहीं, उसको तो ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट कहते हैं। उनको ग्रेट क्यों कहते हैं सर? वो इतनी ग्रेट हैं, वो तो तस्वीर में छोटी छोटी हैं, वो तो जाएं तो बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स हैं। असल में ना उनका बेस क्या है, उनकी बेस बहुत बड़ी है, ठीक है। तो पता नहीं जब से फिरौन मरा है तब से कितने ज़माने आए होंगे, कितने ज़लज़ले आए होंगे, कितने सैलाब आए होंगे, कितने हालात व वाक़यात हुए होंगे, वो पिरामिड्स उधर के उधर खड़े हैं जी। कितने साल हो गए फिरौन को? हज़ारों तो हो गए, मोर देन थाउजेंड्स तो हो गए, पता नहीं कितने थाउजेंड्स हो गए। उन 1000 सालों में कॉन्टिनेंट्स की तादाद आगे पीछे हो गई है, ठीक है जी। सीज का निज़ाम आगे पीछे हो गया है, प्लेटें भी सारी आगे पीछे हो गई हैं। ये पिरामिड्स के उधर ही खड़े हैं वो, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में उसका एक नाम है कि जनाब वो इतने ग्रेट है, वो हिले ही नहीं। वो तो हमने पहाड़ की तरह खड़े किए हैं। जो भी उस वक्त के साइंसदान थे उन्होंने उनको पहाड़ों की तरह खड़ा किया हुआ है। हाँ, तो पहाड़ जिधर थे वो उधर के उधर ही हैं। हिमालयाज जो हैं वो किसी जमाने के थे तो उधर के उधर की हैं। ये हिंदू कुश भी कोई आज से कोई करोड़ साल पुराने हैं तो उधर के उधर ही हैं, वो नहीं हिले अपनी जगह से। बहरहाल पता नहीं मैं क्या पढ़ा था, क्यों नहीं हिलता यार ये क्यों नहीं हिलते अपनी जगह? इनकी बेस बड़ी मजबूत होती है भाई। क्या होता है? इनकी बेस बड़ी। तो किसी भी चीज की जब आप बेस बहुत मजबूत बनाते हैं तो वो फिर अपनी जगह से वो नहीं हिलते, ठीक है। हाँ, आगे जाते जाते क्या करना है आपने? आगे जाते जाते आप उसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा प्रिसाइज समराइज करते 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 ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बेस के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाने में हमेशा हर स्टेज पर, चाहे ओ लेवल की स्टेज है, चाहे एएस है, चाहे आप कहते हो सर हमारी तो बेसिस बनी हुई है, हम तो केमिस्ट्री में ए स्टार लेकर आए हैं। बेटा ओ लेवल पढ़ा है आपने, एएस की अपनी एक बेस बनानी होती है। और बिल्कुल ऐसे जब A2 में जाएंगे ना, आप कहेंगे सर आधा ए लेवल हो गया है, तो मैं कहूँगा अगले ए लेवल की अपनी एक बेस है। A2 लेवल के लिए अपना एक हिसाब किताब आपने बुनियाद डेवलप करनी होगी। बहरहाल यही काम हम किधर कर रहे हैं? मैं यही काम फिजिक्स में भी कर रहा हूँ, मैं यही काम केमिस्ट्री के अंदर भी कर रहा हूँ, मैं यही काम मैथ्स के अंदर भी कर रहा हूँ। मैथ्स में भी आपने देखा होगा सर अभी तो आपने क्वाड्रेटिक्स का नाम लिया है, हालांकि हम काफ़ी कुछ उसमें भी लिख चुके हैं, लेकिन जस्ट क्या है कि कुछ बेसिक्स हमारी चीज़ें हैं उनको हमने तेज करना है। बहरहाल क्या बात हो रही है, वापस आते हैं। हमने कहा सर हमारे चैप्टर का नाम है एटम का स्ट्रक्चर। एटम पढ़ा, एटम के सेंटर से हमने बात स्टार्ट की, न्यूक्लियस वाली। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन से बात स्टार्ट की, प्रोटॉन नंबर वाली। उसके अंदर न्यूट्रॉन्स का हेर फेर देखा तो उसका नाम क्या रखा? आइसोटोप्स वाला। हमने कहा बस दैट्स इट। वहां से हमने अपना एवरेज एटॉमिक मास है, क्या पता नहीं रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो निकाला है। हम बाहर आए, जब हम एटम के न्यूक्लियस से बाहर आए तो हमने इलेक्ट्रॉन्स देखे, इलेक्ट्रॉन्स के हमने शेल्स देखे, शेल्स के अंदर हमने सब शेल्स देखे, सब शेल्स के अंदर हमने ऑर्बिटल्स देखे, उनको हमने एनर्जी का लेवल कह दिया। अब जब उनको एनर्जी का लेवल कह दिया है तो उनकी एनर्जी की कुछ वैल्यूज हैं, वो नहीं पढ़ी हमने क्वालिटेटिवली पढ़ा है, हमने क्वांटिटेटिवली नहीं पढ़ा। अभी भी इनिशियली मैं क्वालिटेटिवली ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अल्टीमेटली कहां जाना चाहता हूं, मैं क्वांटिटेटिव डिस्कशन पे जाना चाहूंगा कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और अगर कोई और इलेक्ट्रॉन भी निकालना है तो उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए। आप तो ये सुनकर पढ़कर आए हैं कि सोडियम सिर्फ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यह है उसकी वैलेंसी, जिसका मतलब क्या था? उसको कितने लूज कर देने चाहिए या उसमें से कितने रिमूव हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा हो जाएगा, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको लगता है सर सोडियम में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, तो ये मेरी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि मैं उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं कि मैं उसके 11 के 11 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं। हाँ, उसका फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो मेरा भी टॉपिक नहीं है। मैं तो बस आपको एनर्जी की ताकत बताने लगा हूं। क्या पता सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए हो, 10 जूल्स की एनर्जी दी, परे मार दिया इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं कहूँ जी मैंने सारे के सारे निकालने हैं, तो फिर वो जितने फिर निकालने हैं उतनी एनर्जी इसकी वैल्यूज चाहिए होंगी। फिर एंड में जब वैल्यूज देखूंगा तो आपको बड़ा कमाल का उसमें एक ट्रेंड समझ आएगा
कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हुए इतनी एनर्जी है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हुए पता नहीं कितनी एनर्जी है। अब वो क्या है क्या नहीं है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होगा क्या नहीं होगा, उसको जब मैं डेवलप करूंगा तभी देखेंगे कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। फिल वक्त तो क्या बात होती है, आई थिंक आपने आयनाइजेशन का मतलब सीख लिया है, फिर आपने ये क्या बोलते हैं एनर्जी का मतलब सीख लिया है। यहां अगर आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहां मैं एक और बात करना चाहता हूं। कोई भी चीज ले लें यार, कोई भी एलिमेंट, कोई भी किसी भी एलिमेंट का एटम ले लें, उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, ये लो जी क्या बन जाएगा सर, इट विल बिकम वन पॉजिटिव आयन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही मतलब है ना, मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता हूं तो देयर इज सम एटम, उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, क्या होगा, क्या होगा जी, एक यूनी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज एटम, व्हाट इज दिस, दिस इज कैटायन। इस कैटायन को अगर मैं बोलूं ये वन पॉजिटिव वाला आयन है तो पता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, यूनी पॉजिटिव गैसियस, नहीं गैसियस, यूनी पॉजिटिव आयन। कैटायन क्या होता है, दिस वन इज कैटायन तो है लेकिन ये यूनी पॉजिटिव कैटायन है। क्या है जनाब ये, चूंकि आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, एक रिमूव करोगे तो वन पॉजिटिव आएगा ना, तो वन पॉजिटिव को मैं क्या कह रहा हूं, यूनी पॉजिटिव। दो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव किए तो क्या होगा, टू पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डाई पॉजिटिव। ठीक है जी, तो आई थिंक दिस इज, ये एटम है, ये यूनी पॉजिटिव कैटायन है, ये यूनी पॉजिटिव आयन है, यूनी पॉजिटिव आयन है। अब एक मसला है आपसे, एक और चीज आपने पूछनी है, अगर ये कोई मेटल है, अगर ये कोई मेटल है इन द सॉलिड स्टेट, किधर, तो हीट करके पहले क्या होगा, पहले तो वो हीट करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, फिर हीट करेंगे तो क्या होगा, पहले एक पूरी हीटिंग कर्व होगी। आई होप यू रिमेंबर हीटिंग कर्व, वो अपने रूम टेम्परेचर से पहले मेल्टिंग पॉइंट पर, फिर वहां पर जाके मेल्ट, फिर बॉइलिंग पॉइंट पर, फिर बॉइलिंग पॉइंट पर पहले, तो फिर तो पहले तो जो एनर्जी दे रहे हैं वो किस काम आएगी, वो तो क्या होता है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती थी, कुछ हीट कैपेसिटी के अल्फाज होते थे। मैं उन एनर्जीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको थर्मल एनर्जी नहीं पढ़ा रहा हूँ। याद रखिए मैं आपको कौन सी एनर्जी पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहा हूँ। मुझे सिर्फ किस एनर्जी में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाली एनर्जी में इंटरेस्ट है। अगर मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाली एनर्जी में इंटरेस्ट है तो एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, क्या जनाब, मैं यहां पे मेटल इन द सॉलिड स्टेट नहीं लूंगा, मैं यहां पे मेटल के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं इन द लिक्विड स्टेट में नहीं लूंगा। दे मस्ट बी इन द क्या, दे मस्ट बी इन द गैसियस स्टेट, दे मस्ट बी वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयर मस्ट बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम्स। इफ देयर इज एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम्स तो जो मैं एनर्जी दूंगा पहले वो क्या करेगी, पहले उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगी जो कि बिटवीन द एटम्स है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि पहले तो उसने इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होगी उसको तोड़ना है, या जो भी फोर्स है जिसने एटम्स को पकड़ा है पहले उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़कर अलग होंगे, फिर क्या होगा, फिर एनर्जी जो है किसको तोड़ेगी, फिर एनर्जी शायद वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगी और उसको वहां से निकालने की कोशिश करेगी। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि जनाब साहब, आपका जो एटम है, जो आप जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, या जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, उन एटम्स को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ईच अदर होना चाहिए, फार अपार्ट होना चाहिए, मतलब गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सॉलिड स्टेट में हुए तो जो पार्टिकल्स के दरमियान वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पहले उसको ओवरकम करना पड़ेगा। आई थिंक हमने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर पिछले साल, आपने उसमें पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के दरमियान में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के दरमियान में मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के दरमियान में या तो नेग्लिजिबल होती है या फिर हम कहते हैं नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपने किसी सॉलिड को एनर्जी देनी है तो फिर तो बेटा फिजिक्स हो जाएगी। वो कहेगा भाई मैं तो पहले मेल्ट हूंगा, फिर उसको मेल्ट करके किसी लिक्विड को हीट करेंगे, ये भी फिजिक्स है। वो कहेगा भाई मैं तो पहले बॉयल होऊंगा, बॉयल होने के बाद, वेपराइज करने के बाद। अच्छा वैसे एक और बड़े मजे का सवाल है,
अगर आपने बॉयल करके वेपराइज कर दिया, लाइक आयोडीन था, आयोडीन को पहले क्या किया आपने हीट किया, आयोडीन सॉलिड से डायरेक्ट सब्लाइम होता है ना मेरे ख्याल से, अगर वो सब्लाइम होकर आयोडीन वेपर्स बन गए तो अभी भी वो क्या है, I2 गैसियस है। अब जो एनर्जी मिलेगी किसको तोड़ेगी, अब तो आयोडीन और आयोडीन का कोवलेंट बॉन्ड तोड़ेगा पहले। जब तक आयोडीन के क्या नहीं बन जाते, एटम्स नहीं बन जाते, तब तक एनर्जी इलेक्ट्रॉन तक, वो जो वैलेंस शेल में से मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है उस तक नहीं, तो जब तक एनर्जी उस तक पहुंचेगी नहीं तो फिर उस वक्त तक उस एनर्जी का नाम आयनाइजेशन भी नहीं होगा। या आयनाइजेशन वाली एनर्जी का नाम, ये नाम किसके लिए होगा, जब आपके पास एटम्स इन विच स्टेट होंगे, गैसियस स्टेट होंगे, जिसके दरमियान में कोई और फोर्स, सिर्फ एक फोर्स होगी, कौन सी, न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन्स तक, ये वाली फोर्स होगी। और इस फोर्स में से आपने वैलेंस शेल वाला अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और ये वाली फोर्स तोड़नी है, हाँ, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे आप, इसको आप बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। योर क्वेश्चन। लेकिन वो कैटाइंस के अकेले अकेले थोड़ी है मेरा पुत्र जी, वो तो कैटाइंस हैं, वो आपने मेटल का स्ट्रक्चर पूरी तरह पढ़ा नहीं है शायद, या भी अपना सवाल पूछते वक्त पूरी तरह सोचा नहीं है शायद। क्या होता है मेटल्स के अंदर, तो वो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वेले होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैटाइंस को डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ने पकड़ा हुआ होता है, दो कैटाइंस के दरमियान में डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है, जिसने उसको भी पकड़ा है, तो बीच में फोर्स है, कौन से वाली, मेटालिक बॉन्डिंग है, मैं उसके तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो बराए मेहरबानी गौर से सुनिए बेटा, मैंने आयोडीन के बारे में क्या मिसाल दी कि पहले मैंने उसको सॉलिड से गैस में किया तो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ी होगी, फिर उसका जब आयोडीन का मॉलिक्यूल आ गया तो फिर कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा होगा। जब तक मैं आयोडीन का एटम नहीं मिल जाता मुझे, और उस एटम को मैं एनर्जी देकर उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल लेता, तब तक मैं उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे कोई मेटल की मिसाल आप देते हैं, जिसमें आप ले लें सोडियम का मेटल ले लें जी, पूरे का पूरा सॉलिड मेटल, मैं सॉलिड मेटल को तो कभी भी हीट नहीं दूंगा। अगर मैंने इसको हीट दी भी तो आई होप आपको मालूम होना चाहिए सॉलिड पहले मेल्ट करेगा, किस टेम्परेचर तक, 500 डिग्री पे जाकर आई थिंक मेल्ट कर जाएगा। अच्छा, मेल्ट कर गया, अभी भी अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा तो क्या करेगा ये, अब ये बॉयल करेगा। जब ये बॉयल होगा तो प्लीज बताइए क्या बनेगा, पहले था सोडियम सॉलिड, हीट करके मेल्ट किया सोडियम लिक्विड, अब हीट करके मेल्ट करें तो सोडियम गैस। अब इस सोडियम गैस में क्या होगा, सोडियम के एटम्स होंगे और उनके अपने अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे पूरे के पूरे 11, पूरे के पूरे। अब आप उनका एक सवाल है, सर वो तो पहले से अलग थे, तो पहले से अलग थे तो किस तौर पर काम कर रहे थे, कौन सी बॉन्डिंग के तौर पर। अच्छा, अब अगर मैं कहूं जी मैंने मेटालिक बॉन्ड तोड़ दिया, मैंने मेल्ट करने के लिए क्या तोड़ दिए, लेकिन तोड़ा नहीं है, अभी ओवरकम किया, तो क्या हो गया, वो गैस, वो लिक्विड स्टेट बन गई है। अब या तो वो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री हैं तो बिल्कुल ही पके पके निकल जाएं, पके पके नहीं निकले, उनको वापस हर आइटम क्या करेगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जब आप उसको बॉयल करके क्या करेंगे, बॉयल करके, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सोडियम के कैटाइंस अलग कर दिए और सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स अलग कर दिए। अगर तो आप ये सोच रहे हैं तो इस प्रोसेस के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी भी है और वेपराइजेशन वाली एनर्जी भी है। अगर आप क्या सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जब सोडियम के लिक्विड को बॉयल किया तो बॉयल कर कर वो क्या बना, बच्चों सुनो ना यार, प्लीज ध्यान दो, मैं इतनी आसान बातें नहीं कर रहा जो आपके खेल से निकल जाएंगी, मैं बड़ी जरूरी बातें कर रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। क्या मिसाल दे रहा था, अगर तो आप सोडियम देखें ना, लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है, उनका सवाल वैसे बहुत आगे चला गया है, कोई बात नहीं। इसको आप हीट करें जी, क्या बनेगा, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे आप, वो क्या बोलते हैं, फ्यूजन वगैरह बोलेंगे। अच्छा, अब आप इसको हीट करें जी, इसको आप क्या बोलेंगे, हाँ लेटेंट हीट, क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। अब देखें ना, उन्होंने कहा सर जी यहां पे थे कैटाइंस थे इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, एग्रीड। यहां पर भी क्या है, अब वहां पे कैटाइंस फिक्स थे एटलीस्ट, यहां पर क्या होगा, यहां पर कैटाइंस भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी। अच्छा, अब यहां क्या हो गया, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, अगर आपने इसको हीट किया तो शायद क्या बन जाइए, शायद इसके कैटाइन सारे के सारे अलग हो जाएं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे अलग हो जाएं। अगर आप यहां से यहां जाते हैं
तो ये आपका ओ लेवल का फिजिक्स है, जिसका आपने क्या नाम रखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रखेंगे। अगर आप यहां से यहां आते हैं तो ये आपका एएस लेवल से भी आगे का एक लेवल है, ए2 लेवल का कोई कॉन्सेप्ट है कि आपने इकट्ठा क्या कर दिया है, आपने लिक्विड को गैस बना दिया है, एक तो क्या हो गया है, वेपराइज भी हो गया है, और ऊपर से आपने एटम को क्या बना दिया है, आयन बना दिया है, तो आयनाइज भी हो गया है। आपने लिखने वाली बात नहीं है, उनका एक सवाल था, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि इस प्रोसेस में अगर आप जाते हैं तो इट्स जस्ट क्या, इट इज जस्ट वेपराइजेशन। अगर आप यहां आते हैं तो व्हाट इज दिस, लिक्विड से गैस पे जाना, इट्स वेपराइजेशन एज वेल एज क्या, एटम से आयन पे जाना, इट इज आयनाइजेशन एज वेल। तो बराए मेहरबानी क्या नहीं करना, कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं करना। मैं बहुत आगे जा चुका हूं बेटा, मुझे वापस आने दीजिए प्लीज। बहुत आसान सी मिसाल मुझे क्या समझानी थी, मैं आपको बताना बस ये चाहता था कि आपका जो सोडियम, ये जो कोई भी एटम है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, कोई भी एटम है, इसका क्या होना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी और स्टेट में हुआ तब अगर आपने हीट दी तो वो हीट किस काम आएगी, वो तो स्टेट चेंज करने की किसी और काम भी आ सकती है, वो बॉन्ड तोड़ने के काम आएगी। इस वक्त अगर ये एटम क्या है, गैसियस एटम है, अब अगर आप इसको हीट देते हैं तो इस हीट को क्या कहेंगे हम, या इस एनर्जी को क्या कहेंगे हम, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्योंकि इस एनर्जी ने क्या किया है, गैसियस एटम को यूनिपॉजिटिव, ये भी क्या होना चाहिए अभी, यूनिपॉजिटिव गैसियस आयन बनाया है। क्या बनाया है, ये असल में गैसियस का लफ्ज लिखना इस डेफिनेशन में या हमें 1 मार्क देता है या हमें 1 मार्क का नुकसान देता है। समटाइम बच्चे अपनी डेफिनेशन लिखते वक्त एटम्स के साथ गैसियस एटम्स नहीं लिखते, या आयन के साथ गैसियस आयन नहीं लिखेंगे, तो आप याद रखिएगा कि पुत्र जी 1 नंबर तो उसने आपका काटना ही काटना है। ठीक है, तो मैं दोनों कॉलम्स को अपनी तरफ से तो बराबर कर चुका हूं, और अब बराबर करने के बाद जनाब साहब मैं डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। बस एक बात याद रखिए, इस हीट को एक एनर्जी कहेंगे, और ये एनर्जी कौन सी वाली होगी, इस एनर्जी को हम I डॉट E कहेंगे। व्हाट इज दैट I डॉट E? I फॉर आयनाइजेशन, E फॉर एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो आई थिंक मेरी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी पहली लाइन क्या है, डिफाइन द टर्म फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो काम कीजिए, ये पूरी जो भी आपने अंग्रेजी लिखी है समझे, इसको लिखें, एंड पे आके लिखें जी, दोनों के कॉलम्स को बराबर करें और लिखें जी डिफाइन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अभी जिस सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी लिखा मैंने, क्या लिखा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हेडिंग दें जी, define the term first ionization energy। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, फर्स्ट I डॉट E, इसको साथ हम यूं भी लिख सकते हैं, I डॉट E और सबस्क्रिप्ट में 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखें, फर्स्ट I डॉट E लिखें, या I डॉट E लिखकर 1 लिख दें। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको डिफाइन कराऊं, जरा थोड़ा सा वापस आइए। एक चीज तो समझ आ गई है कि हमने आयन बनाना है, हमने कैटायन बनाना है, हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, उसके लिए हमें एनर्जी देनी है। अगर मुझे एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर एक आयन बनाना है, क्या ख्याल है आपका इस एनर्जी के बारे में, बहुत कम नहीं होगी? अगर मेरे पास एक ही एटम हो जो कि वैसे ही इतना छोटा इन साइज एंड छोटा इन मास होता है कि हम उसका मास ही पता नहीं, वो 10 की पावर -27 kg के हिसाब से उसका मास रखते हैं। इतने कम मास वाले अब चीज में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन जो कि उससे भी कम मास का है उसको निकालना है,
तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करना चाहता, मैं इसको ना वो जैसे आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में पिछले साल जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते थे तो आप वन एटम नहीं बोलते, इसको क्या बोलते थे? वन मोल ऑफ एटम्स। इसको क्या बोलेंगे? वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है जो मोल्स का सवाल सॉल्व करते थे तो कोफिशिएंट अगर 1 हो तो हम क्या कहते हैं? 1 मोल है। कोफिशिएंट 2 तो हम क्या कहते थे? 2 मोल्स है। ठीक है, ताकि हमें उस 1 मोल का मास की रेशो बनाने में या उस 1 मोल का वॉल्यूम की रेशो बनाने में या उस 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की रेशो बनाने में थोड़ी आसानी होती थी। अदरवाइज अगर हम एक एक एटम की बात करें तो उसका मास तो बहुत कम होगा या उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड भी बहुत कम होगी। आई थिंक मैं यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करूंगा, मैं इसकी डेफिनेशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूंगा फ्रॉम 1 मोल ऑफ द गैसियस एटम्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्या? यूनी पॉजिटिव गैसियस आयंस, ताकि एनर्जी क्या हो? इतनी हो कि मैं क्या कर सकूं? इतनी हो कि मैं उसको मेजर कर सकूं, इतनी हो कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। और उसकी यूनिट्स क्या होंगी? वैसे एनर्जी की तो जूल्स में होती हैं, लेकिन अब जब आप एक मोल एटम्स में से एक मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालकर एक मोल यूनी पॉजिटिव आयंस बनाएंगे तो एनर्जी जूल्स में नहीं होगी, एनर्जी किलो जूल्स में आ जाएगी। और जो किलो जूल्स में आएगी तो पर क्या होगी? पर मोल होगी। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि इस वक्त आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट इस्तेमाल हम करेंगे इट विल बी क्या? इट विल बी किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी। क्यों? बिकॉज पर मोल क्यों है? क्योंकि मैं एक मोल का हिसाब लगाऊंगा। किलो जूल्स क्यों है? वो डेटा बुकलेट में वैल्यूज थोड़ी किलो जूल्स के हिसाब से रिप्रेजेंट की जाती हैं। पर मोल क्यों की जाती हैं? क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ। तो लिखें सर, अब आते हैं डिफाइन की तरफ। इट इज डिफाइंड as the amount of energy required to remove 1। वैसे एक और बात भी हो सकती है, या तो मैं लिखूं टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटम्स, या फिर एक और होता है रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन द 1 मोल। याद रखते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालें एक मोल एटम्स में से, या फिर क्या बोलें एक इलेक्ट्रॉन निकालें फ्रॉम ईच एटम ऑफ क्या? फ्रॉम ईच एटम ऑफ 1 मोल। मतलब अमाउंट ले 1 मोल ही लें, लेकिन 1 मोल में जितने भी एटम्स होंगे हर एटम में से क्या करें? एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। ठीक है, या तो ये बोल दें या क्या बोल दें, दोनों लिखवाता हूं, दोनों लिखें। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ क्या? हाँ, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। अब अगर मैं आइसोलेटेड एटम्स लिखूं या गैसियस एटम्स लिखूं या दोनों लिखूं, ये एक ही बात है बेटा। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? अलग अलग। तो गैसियस का मतलब क्या है? अलग अलग। तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल कर लें, या तो बोल दें आइसोलेटेड एटम्स या बोल दें गैसियस एटम्स। और अगर आप कहते हैं दोनों लिखने हैं तो नंबर तो उसने फिर भी नहीं काटना। ठीक है, लेकिन आइसोलेटेड का मतलब भी है अकेले अकेले, तो गैसियस का मतलब भी क्या है? अलग अलग। तो अकेले अकेले अलग अलग एक ही बात जी। तो मैं आगे एटम लिख दूंगा फ्रॉम 1 मोल ऑफ, क्या करना है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। तो अब आप 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स बोलें, 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड एटम्स बोलें, 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम्स बोलें, तो एक ही बात है। ठीक है जी। तो आइसोलेटेड गैसियस दो अलग अलग लफ्ज नहीं है। आइसोलेटेड होना उसका मतलब भी क्या है? क्या मतलब है उसका? अलग अलग होना। तो गैसियस कहने का मतलब भी क्या है? कि अलग अलग हैं जी। हाँ, एटम्स बोल रहा हूं। तो टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ, और अगर आप कहते हैं नहीं सर हमें तो दोनों लफ्ज पसंद आ रहे हैं, तो अपनी अपनी मर्जी की बात है। आइसोलेटेड स्लैश गैसियस एटम्स, remove 1 mole of electron from 1 mole of isolated gaseous atoms to form what? 1 mole of, अब दोबारा फिर लिखें, आइसोलेटेड या गैसियस क्या? कौन से वाले? यूनी पॉजिटिव आयंस या
टू फॉर्म 1 मोल ऑफ यूनी पॉजिटिव आइसोलेटेड गैसियस आयंस। इस केस में फिर यूनी पॉजिटिव पहले लिखें, यूनी पॉजिटिव आइसोलेटेड या गैसियस आयंस। हेलो, यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करो जी। एनीवन? ओके। और लगा के डेफिनेशन चेंज करें, और लिखें और डेफिनेशन चेंज करें। पुरानी वाली आप लिख चुके होंगे, मैं उसको मिटाकर और के साथ दूसरी लिख देता हूं। और इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव क्या, टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन from each atom, रिमूव करें क्या, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें फ्रॉम क्या, फ्रॉम ईच एटम इन व्हाट, इन 1 मोल ऑफ gaseous elements, from 1 mole of gaseous element, remove 1 electron from each atom in 1 mole of gaseous atoms। 1 mole of gaseous atoms लिख दें या gaseous element लिख दें, atoms ही लिखें। remove 1 electron from each atom in what, in 1 mole of gaseous atoms to form one mole of यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस। तो अब अंग्रेजी का इम्तिहान तो आपका खुद ही पता है, अंग्रेजी मैंने जो भी लिखी है कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इंग्लिश मैंने स्टेटमेंट्स आगे पीछे किए हैं। मुझे लगता है पिछली स्टेटमेंट ज़्यादा सीधी सीधी है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालें, 1 मोल एटम्स में से निकालें, 1 मोल आयंस बना लें, बात ही खत्म। यहां मैं क्या कह रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन निकालें फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। मतलब इसका भी वही है कि आपके पास होगा क्या, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स होंगे, तो उसके हर एटम में से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है, टोटल कितने निकाले। तो अगर आपने 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब है 6 × 10⁻23 एटम्स, तो उसके हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो टोटल कितने निकाल लिए, 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। तो उसका मतलब क्या है, सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। तो अगर मैं पहले ये कह दूं क्या, आई हैव रिमूव्ड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from 1 mole of unipositive ions, from 1 mole of gaseous atoms to form क्या, 1 mole of unipositive gaseous ions। तो किसी को मसला इस बात से, इसकी डेफिनेशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी एनर्जी रिक्वायर्ड का जिक्र होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने का जिक्र होना चाहिए, और 1 मोल का जिक्र होना चाहिए, और गैसियस का जिक्र होना चाहिए। किस किस चीज का जिक्र होना चाहिए जी, अक्सर आता है पेपर में 3 नंबरों की डेफिनेशन। कितने नंबरों की, ये वाइड डेफिनेशन है जो समटाइम 3 नंबरों के लिए आ जाती है। और वो किस किस बात पे कहता है, कहता है जी एक तो आपने एनर्जी रिक्वायर्ड का जिक्र किया हो, इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव का जिक्र किया हो, फिर 1 मोल्स का भी जिक्र किया हो, फिर गैसियस का भी जिक्र किया हो। इनमें से किसी एक आदि को 2 बातों को 1 नंबर दे देगा, और 4 में से किसी भी तरह उसने 3 नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन बना देनी है। बहरहाल क्या करना है आज, और अगर 2 नंबरों की बनाई तो क्या होगा, आई थिंक फिर वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन 1 नंबर हो जाएगा, गैसियस का जिक्र होना और 1 मोल का जिक्र होना वो दूसरा नंबर हो जाएगा। ये तो अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि कितने उसने नंबर लगाने हैं और कितने किस हिसाब से नंबर बनाने हैं। बहरहाल अगर आप मुझसे उसी तरह वही चीज दोबारा लिखवाएंगे तो मैं आपको फिर लिख देता हूं कि जनाब साहब हम क्या लिखेंगे, आई विल से आई हैव गॉट सम गैसियस एटम्स 1 मोल, आई विल रिमूव क्या, मैं इधर लिख देता हूं -1 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे अगर मैं एक बात बताएं, एक काम करता हूं, इधर जगह है थोड़ी सी, आई थिंक इस वाले उधर तो बहुत ज्यादा हो गया कॉलम नीचे, यहां पर जगह होगी आपके पास, है जी, इधर जगह थी। एक लाइन लिखनी है बस मैंने, जस्ट 1 लाइन। वो 1 लाइन कैसे लिखनी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सुने मेरी बात गौर से, ऐसे भी लिख सकते थे, और आप और कैसे लिख सकते थे, आप ना एरो के ऊपर ये जो -1 इधर लिखा है, एरो के ऊपर क्या लिख देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या लिख देते हैं M1 पॉजिटिव। किसी को मसला है,
अगर मेरे को मैंने -1 इलेक्ट्रॉन इधर लिखा है, या अगर मेरे को मैंने माइनस एरो के ऊपर लिख दिया है, तो किसी को मसला है? मसला तब होगा अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट की बजाय राइट पे लिख दिया, तो क्या होगा? तो फिर मैं माइनस नहीं लिखूंगा, तो मैं प्लस लिखूंगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर यहां लिखा है तो मैंने कहा इसमें से, इस मेटालिक जो भी गैसियस एटम्स में से माइनस किया है इलेक्ट्रॉन, रिमूव किया है इलेक्ट्रॉन, तो यहां माइनस लिख दें। इवन अगर एरो के ऊपर भी लिखना है तभी क्या लिख दें? इसमें से माइनस करो ये, तो बनेगा ये। लेकिन अगर आपने क्या किया, लेकिन अगर आपने माइनस यहां लिखने की बजाय यहां लिखना है, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं क्या करूं, यहां लिखना है तो -1 इलेक्ट्रॉन लिखें, यहां भी लिखना है तो -1 लिखें, और अगर यहां लिखना है तो क्या लिखें कि वहां से अगर माइनस हो गया है तो यहां क्या हो रहा होगा, यहां प्लस करके लिखेंगे। अक्सर किताबों में आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे। तो उसने क्या किया होगा, एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे, तो उसने कहा सर जी मैंने कैटाइंस अलग कर दिए और इलेक्ट्रॉन्स अलग कर दिए हैं। ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, इसको मसला इस बात से आपकी मर्जी है, जैसे आपको पसंद आता है आप वैसे लिख दें। आप लिखते हैं m-1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू m1+, या m के आगे एरो के ऊपर लिखते हैं -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू m1+, या m एरो के बाद लिखते हैं m1+ + 1 इलेक्ट्रॉन, आपकी मर्जी जी। हाँ, अब एनर्जी किधर लिखनी है? एनर्जी इधर नहीं लिखते होते, एनर्जी इधर लिखते हैं। हर रिएक्शन का जो एनर्जी होता है उसको कहते थे डेल्टा एच। क्या कहते थे? अगर मैंने ये रिएक्शन लिख दिया है तो इस रिएक्शन का जो एंड पे हम कहते वो क्या होता था? डेल्टा एच होता था ना। डेल्टा एच मतलब एनर्जी चेंज। एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है कि इस रिएक्शन का या स्टेप का क्या एनर्जी चेंज है, तो इसके एनर्जी चेंज को कहते हैं I.E। कौन से वाली? पहली, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाटएवर द एलिमेंट इज, द एलिमेंट इज m। बस सिंपल लिखें फर्स्ट I.E। जी भाई, यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? यू सी व्हाट इज हैपनिंग? हमारा उसने पहला टर्म क्या इस्तेमाल किया, कहते हैं डिफाइन द टर्म फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन कर दी है कि आयन बनाना है कौन से वाला? कैटाइन वाला। अभी मैं नेगेटिव वाला एनाइन नहीं बना रहा, मैं क्या बना रहा हूं? पॉजिटिव वाला। अगर कैटाइन बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस एनर्जी रिक्वायर्ड के बारे में सारा कुछ पढ़ लो ना, फिर कहेगा फिर देखना तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, गेन कराना है, तब क्या होगा वो बात की बात है। फिर उसके बाद देखना कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करवाना है, कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, तब एनर्जी का क्या सीन होगा वो बाद में देखी जाएगी। फिल वक्त तो हमने एटम से क्या बनाना है? आयन। और सबसे पहले कौन सा वाला आयन? लूज करने वाला, लूज करा के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा के रिमूव करा के पॉजिटिव आयन बनाने वाला काम करना है। उसके साथ एनर्जी का फिनोमेना एसोसिएटेड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए? उस फोर्स को जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में है ओवरकम करने के लिए या ब्रेक करने के लिए। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी का नाम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। और उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो भी अगर कोई वैल्यू है, मिसाल के तौर में कहता हूं जिसकी वैल्यू है एक्स, एक्स क्या होगी? किलो जूल पर क्या? पर मोल। या यूं लिख दें, या लिख दें जी क्या? एक्स KJ-MOL -1 किलो जूल पर मोल। वैसे लिखते हैं, ऐसे वैसे एक बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, तो ये प्रोसेस हमेशा क्या होगा? हमेशा होगा ये, आई होप आपने पढ़ा होगा, एक्सो एंडो। एक्सो होगा कि एंडो होगा? ये हमेशा एंडो होगा। एंडो मतलब, वैसे एक बात है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? हाँ 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 हाँ। तो क्या करें जी, ये काम करें, इसकी वैल्यू जो है, जो एक्स है, अननोन वैल्यू मैंने लिखी है क्योंकि मैं अननोन एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैंने नोन एलिमेंट लिख दिया तो उसकी नोन वैल्यू होगी, और वो नोन क्या वैल्यू होगी वो तो मैं जब बताऊंगा तब। इस वक्त मैं बस इतना बताना चाहता हूं, व्हाट इज इट? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब क्या है? क्यों जी, वजह क्या है? दैट इज एंडोथर्मिक। इस एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या है? वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और वो पॉजिटिव क्यों होगी? मतलब ये एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक क्यों होगा? बिकॉज ये एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी देनी है, पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बहरहाल आई थिंक मैं
आज के लेक्चर में इसके बारे में इतनी ही बात करना चाहता हूँ। मैं निर्देश एनर्जी को डिफाइन करना चाहता था, डिफाइन कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी वैल्यूज़ का इस्तेमाल कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो बात की बात है। फिल वक्त अगर आपके पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गिवन होंगी, वैल्यूज गिवन होंगी। एनीथिंग एल्स जनाब? क्या? नहीं, कोई फार्मूला नहीं, बस टर्म है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म। इस टर्म को अंडरस्टैंड करके इसकी वैल्यूज मैं कल लिखवाऊंगा, वैल्यूज लिखवा कर बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं याद करना, ठीक। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। केमिस्ट्री है, क्वांटिटेटिव कुछ नहीं करना, सब क्वालिटेटिव करना है, ठीक है। वैल्यूज का ट्रेंड समझ आ जाएगा, हमें ट्रेंड समझना है, याद नहीं करना, ठीक है। आप ऐसे लिखना चाहते हो? अंग्रेजी में भी लिखना होगा।